हरियाणा के झज्जर में एक छोटा सा गांव है। वही गांव जहां धूल उड़ती है तो साथ में सपने भी उड़ते हैं, जहां खेतों में पसीना बहता है और उसी पसीने से उम्मीद की फसलें लहलहाती हैं। एक ऐसी ही खेतिहर परिवार में जन्मी लड़की है अंशुल। बचपन से किताबों की दोस्त। खेलते वक्त भी अगर कोई पन्ना हवा में उड़ता तो पहले बार उस पन्ने को पढ़ती, फिर उड़ने देती। 10वीं 12वीं में जिले में टॉप किया। अध्यापकों की, टीचर्स की, माता पिता की चहेती अंशुल घर की सबसे छोटी लड़की। घर की सबसे छोटी पर सपनों में सबसे बड़ी। पिता कप्तान सिंह कभी दंगल के अखाड़े में दहाड़ते थे, आज खेतों में फसलें बोते हैं। लेकिन असली काम उन्होंने घर के भीतर किया। एक ऐसा माहौल बनाया जहां पढ़ाई पूजा थी तो किताबें प्रसाद। जब भी अंशुल को किसी किताब की जरूरत पड़ती तो पिता कप्तान सिंह बिना एक पल गंवाए शहर निकल जाते थे। वो जानते थे कि ये लड़की पढ़ेगी और बहुत आगे जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर रोहतक की एमडीयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर सीएसआईआर नेट का। पहले अटेम्प्ट में अधूरी तैयारी, लेकिन हौसला पूरा। 87 परसेंटाइल लेकर आई। पर अंशुल जानती थी ये तो बस शुरुआत है। अगस्त 2024 में जब उसने आईएफएस की लाइव क्लास ज्वाइन की और फिर जो पढ़ा, जो समझा, जो जिया, वो इतिहास बन गया। अब की बार रिजल्ट आया और पूरे देश में नाम गूंजा। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस में ऑल इंडिया रैंक 8 लेकर आई ये लड़की। 8वीं रैंक, 8 यानी अनंत की दिशा में पहला पड़ाव। गांव की ये लड़की आज देश के सबसे मुश्किल साइंस एग्जाम में टॉपर्स की सूची में है। कहानी यही नहीं रुकती, ये तो शुरुआत है। क्योंकि अंशुल एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा भी है। हर उस लड़की के लिए जो सपने देखती ही नहीं, उसे जीती भी है, उसे साकार भी करती है। हर उस पिता के लिए जो बेटियों को पंख देते हैं। हर उस गांव के लिए जहां अब सिर्फ फसलें नहीं उगा करती, अब टॉपर्स भी उगने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आप देख रहे हैं आईएफएस लाइफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आईएफएस लाइफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आईएफएस वही इंस्टीट्यूट है जहां इस बार 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया है। इसी कड़ी में, इसी फहरिस्त में आज हम स्वागत कर रहे हैं अंशुल का, जो हरियाणा रोहतक की हैं और यहां से क्लास करके उन्होंने सीएसआईआर नेट एग्जाम में 8वीं रैंक हासिल की है। तो अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर। तो अंशुल, कैसी हैं आप? ये सब जो आपने बताया, ये आपका इंट्रोडक्शन था। मैंने अपने व्यूवर्स को बहुत सारी बातें आपके बारे में थोड़ी थोड़ी बता दी हैं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछना है और ये जानना है कि ये जो बचपन से टॉपर्स होते हैं, ये टॉपर होते हैं, वो कैसे सोचते हैं। क्योंकि मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे थे 55%, और 10th क्लास में 55% टॉपर्स वॉपर्स मुझे बड़े दूर की कौड़ी लगते थे। मुझे लगता ही नहीं था कि ये भी कोई इंसान होते हैं, ये एलियन वगैरह लगते थे। और मुझे कभी भरोसा भी नहीं था मैं किसी टॉपर को बैठ करके पढ़ाऊंगा और मेरी ही स्टूडेंट आज 8वीं रैंक लेकर आएगी। तो अंशुल, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई है मेरी तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से। थैंक यू सर। तो अंशुल, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछने हैं। ये बताइए कि सीएसआईआर नेट की जो तैयारी आपने करी, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपको पता चला कि अब सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी चाहिए? सर, सीएसआईआर नेट के बारे में मेरे को फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में पता लगा था। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में सब कुछ अच्छे तरीके से जाना कि कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने आईएफएस में कोचिंग स्टार्ट करी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीएसआईआर नेट की तरफ। तो आईएफएस के बारे में कैसे पता चला था? अगर मैं नहीं दिख रहा हूं आपको स्क्रीन पर तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन सामने मैंने कर रखी है तो शायद मैं नहीं दिखूंगा। आप बताइए। क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन ये था कि आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, आईएफएस के बारे में मेरे को जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पे, सर एक मिनट, मीटिंग बीच में, ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पे मेरे को जैसे किसी टॉपिक में परेशानी होती थी या डिफिकल्टी आती थी तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है या नहीं यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे मेरे को आईएफएस की वीडियो मिली थी।
सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट की, तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, तो ऐसे आपने करके पहली बार तो आपको आपने जब पहली बार देखा वीडियो को तो आपको बढ़िया लगा और आपने सोचा काफ़ी ज्वाइन अच्छा था करनी सर। चाहिए। जी सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आईएफएस ज्वाइन करना चाहिए? आईएफएस में मतलब चीज़ बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके, मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और फिर अपर लेवल पे लेके जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग ही एडवांस लेवल से कर दी जाए। ओके। तो आप आपकी जब तैयारी आपने शुरू करी थी, उस समय आप कैसे प्रिपेयर थी? कितनी कॉन्फिडेंट थी? जिस समय आपने तैयारी शुरू करी थी, आपको क्या भरोसा था कि सीएसआई नेट क्वालिफ़ाई कर लेंगी आप? आपको उम्मीद थी कि मतलब आपकी ये 8वीं था रैंक आ ना, जाएगी? ये था कि मतलब नेट क्वालीफाई जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं था कि भाई इतनी अच्छी रैंक ऑल इंडिया रैंक आएगी 8, इतना नहीं था कि भाई इतनी ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, तो फिर जब रिज़ल्ट देखा, तो कैसा रिएक्शन था? आपका कैसा रिएक्शन था? सर काफ़ी अच्छा लगा था कि ऑल इंडिया रैंक 8 आई है, और काफ़ी एक्साइटेड थी कि इतनी अच्छी रैंक है। फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सबसे पहले किसको बताया रिज़ल्ट का? सबसे पहले पापा को ही बताया था सर। पापा को ही बताया? पापा ने क्या बोला? पापा ने ये बोला कि पता था कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो ये आईआर 8 आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? लग रहा है सर। घर में खुशी का माहौल? यस सर। लड्डू बाँट दिए? जी सर। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन की, तब आप कहाँ पर थीं? किस पायदान पर थीं? आपको क्या लगता था कि सर किस स्टार्टिंग में तो वीकनेस इतना, अपनी बताइए? हाँ वीकनेस बहुत थी सर, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग में मतलब लर्न चीजें हो जाती थी, लेकिन क्वेश्चन को कैसे मतलब अप्लाई करना है उस चीज को क्वेश्चन में, ये नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। लेकिन जैसे-जैसे फिर आईएफएस में एंट्री ली, उसके बाद टेस्ट वगैरह होने लगे और आप लोगों ने जैसे मोटिवेशन दिया और कैसे क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कैसे इंटरप्रेट करना है क्वेश्चंस को, तो उसके बाद सब कुछ सही हो गया। प्रिपरेशन की शुरुआत में आप कितनी कॉन्फिडेंट थीं? आपको क्या कॉन्फिडेंस आपका कितना था? आपको लग रहा था कि आप मतलब ये हो जाएगा, पहली बार में ही हो जाएगा, आपको ऐसा सोचा था या फिर आपने बस ये सोचा नहीं, बस तैयारी करना शुरू कर दिया? सर मैंने ये सोचा था कि अपनी मतलब अपनी तरफ से 100% दूँ, आगे जो होगा देख लेंगे, मतलब अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूँ और कंप्लीट करूँ, मतलब जितने भी यूनिट्स कर पाऊँ। तो फिर मैंने सारी यूनिट्स लगभग करी ही थी, तो फिर ये सारी अच्छे से हो गई और फिर रिज़ल्ट अच्छा ही आया। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने तैयारी कैसे करी थी कि मतलब मुझे कैसे तैयार करना चाहिए? क्योंकि देखो हम लोग बताते रहते हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, है ना? तो आपने क्या सोचा था कि आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए? क्या स्ट्रैटेजी सर होनी चाहिए रिवीजन के लिए? आप अपनी स्ट्रैटेजी को बताइए। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 दिन क्लास ली और बीच में 2-3 दिन स्किप कर दी। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, पीवाईक्यूज लगानी चाहिए, और जैसे संडे टेस्ट होता है, डीपीपी होती है, सारे मतलब टेस्ट देने चाहिए। तो आप कह रही हैं कि कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी में आपको कभी बोरियत महसूस नहीं हुई? आप तो बोर तो आप भी होती होंगी, आपको लगता होगा कि यार लगातार मैं वही टॉपिक पढ़ रही हूँ या फिर लंबे समय से पढ़ रही हूँ, अब मैं बोर हो गई हूँ, अब नहीं पढ़ूंगी। उस ये बोरियत को सर आप जब कैसे तक मैनेज करती हैं? कोई चीज़ समझ नहीं आती, मतलब उसमें ही लगे हुए हैं काफ़ी टाइम तक कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन अगर वो फिर भी समझ नहीं आ रहा, तब वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, तो फिर हम उस चीज़ को बोरियत की वे में नहीं लेते हैं, हम उसको इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं। अंशुल ये बताइए कि क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वो ये बताते हैं कि सर क्वेश्चन को समझने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें आता तो है, कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को समझने के लिए जब आपने शुरुआत में प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको मुश्किल होती थी? और अगर यस होती सर, थी तो आपने उसको स्टार्टिंग में आसान हुआ। कैसे बनाया?
स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस ज्यादा होने लग जाते हैं कि ज्यादा टॉपिक होने लगे, क्वेश्चंस भी ज्यादा सोल्व करने लगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझ आने लगता है और फिर हम जो ये मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी वो भी नहीं करते। कैसे, मुझे कोई तरीका बताइए कि मैं बच्चों को अपने बता सकूं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए। शुरुआत में आप कह रही हैं कि शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता। सर अब जैसे जैसे क्लासेस होती है ना उनको फॉलो करो, और उनके साथ में जो सबसे पहले डीपीपी होती है ना वो उसी टॉपिक से होती है, पहले वो करो, उसके बाद फिर जैसे पीवाईक्यूज होते हैं वो करो, उससे फिर काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्लास में और उसी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फिर चीजें समझ। तो आप एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर पाती थी? 60-70 प्लस। एक दिन में इतने सवाल हो जाते थे? सर मतलब ये है कि ये था कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी मतलब आगे कुछ पॉसिबल है कि जैसे रैंक आनी या फिर जेआरएफ निकलना। तो नहीं, शुरुआत जब आपने करी होगी तो क्या शुरुआत में तो 60-70 नहीं बन रहे होंगे? स्टार्टिंग में तो इतने नहीं होते सर, मतलब ये है कि 30-25 इतने होते थे। और कितना समय आपको लगता था आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को देती थी? सर जैसे क्वेश्चन सोल्विंग को मैं क्लास खत्म होने के बाद नोट्स वगैरह बनाती थी, फिर उनको अच्छे से रीड करती थी, उसके बाद 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अंशुल, एक ये भी प्रॉब्लम है कि भाई क्लास आपकी देखिए 5 घंटे की होती है। थी। सर सुबह से अगर आप 8 बजे से पढ़ती हैं, 5 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद आपको नोट्स भी बनानी है, उसके बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है जी और सर। रिवीजन भी करना है। तो ये पूरा स्केड्यूल आप मैनेज कैसे करती थी? ये मैनेज कैसे, हमारे बच्चे कैसे मैनेज करें जो तमाम स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं अपने अपने फ़ोन से, अपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप से, वो कैसे मैनेज करें इस पूरे स्केड्यूल को? जैसे सर हम क्लासेस लेते हैं उसके बाद नोट्स बनाते हैं, तो को खुद के ही लिखे हुए नोट्स होते हैं तो वो जल्दी याद हो जाते हैं, उनकी हम एक दो रीडिंग जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन सोल्व करो और फिर थोड़ा रिवीजन का टाइम बचेगा, फिर रिवीजन स्टार्ट कर दो, फिर जब सुबह एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले जो कल का पढ़ा हुआ है वो दोबारा से मतलब एक बार रिवाइज कर लो, तो इससे मतलब फिर अच्छे से माइंड में रहती हैं चीजें। तो आप कितने बजे, मतलब कितने घंटे कुल पढ़ाई को देती थी आप? आई थिंक सर जैसे 5-6 घंटे तो क्लासेस होती थी, उसके 1-1.5 घंटे के बाद मैं जैसे स्टडी स्टार्ट कर देती थी, फिर उसमें 10-11 बजे तक रात में और सुबह 6 बजे से। 6 बजे आप उठ जाती थी? हाँ सर। सही है। अच्छा, बच्चों की क्या समस्या है कि सुबह नहीं उठ पा रहे सर? सर उनको आई थिंक मैं स्टार्टिंग से ही सुबह को ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, अगर कोई भी कॉलेज एग्जाम हो या फिर स्कूल के एग्जाम थे तो मैं सुबह ही उठती थी, मैं लेट नाइट इतना नहीं करती कि 1-2 बजे तक। आपको आपको कितनी मदद मिलती है, मतलब सुबह उठ करके आपको कितनी मदद मिलती है रिवीजन करने की? क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स को यही समस्या होती है कि सर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं हम, रात में आप मुझसे पढ़वा लीजिए, मैं पढ़ लूँगा। हालांकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि रात तक अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हो, दिन में इतना पढ़ा है, तो सारे न्यूरो आपके ख़त्म हो जाएंगे। खाली न्यूरॉन से आप क्या ही याद कर लोगे आप? सर शेड्यूल की हैबिट बन गई है कि भाई मैं रात को इतना लेट तक नहीं पढ़ती और सुबह मतलब ठीक ठाक जल्दी उठ के कर लेती हूँ, मतलब इतना भी ज्यादा जल्दी नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, सुबह ही करती हूँ मैं मोस्टली, अगर कोई फ्रेश चीज याद करनी हो या फिर कोई रिवीजन कर रहा हूँ क्लास से पहले, जैसे अब क्लासेज होती थी तो। तो अंशुल, आप रिवीजन को कितना टाइम देती थी? रिवीजन को सर मतलब डेली जैसे क्लासेस तो ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तो कम से कम होते ही थे रिवीजन डेली। ठीक है, तो 1.5-2 घंटे में आपकी ये दोनों क्लासेस रिवाइज हो जाती थी? हाँ हाँ सर। और बच्चों को ये भी समस्या होती कि सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर हम रिवाइज कब करें, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करें? तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अंशुल को देख लें, उसने ये सारी चीज़ें करी हैं और आज वो यहाँ पर बैठी है, इंटरव्यू दे रही है। तो इन शिकायतों से बचें।
अंशुल। सर जैसे नोट्स ये होता है कि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है फिर क्लास के साथ साथ कुछ नोट्स बन जाते हैं, लेकिन बीच में अगर कुछ लाइनें रह गई, वर्ड्स रह गए, या फिर थोड़ा और रह गया, तो फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे में नोट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मतलब रिवीजन का क्या रोल रहा आपकी स्टडी में? आपने कितने बार रिवीजन किया था एग्जाम से पहले? सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेली के डेली तो रिवीजन चलता ही था, लेकिन जब क्लासेस खत्म हो गए उसके बाद 3 to 4 टाइम्स रिवीजन हुआ था, मतलब कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, जब आप ये सब पढ़ रही थी, 10-11 बजे तक पढ़ती थी, लड़कियों के ऊपर एक समस्या होती है, एक प्रेशर होता है कि उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती थी कभी? नहीं, काम का तो कोई प्रेशर नहीं था सर, जैसे फैमिली की तरफ से काम काम मेरे ऊपर कभी प्रेशर रहा ही नहीं है। मैं सबसे छोटी रही हूँ, स्कूल टाइम से भी मेरे पास मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि ये काम मेरे को करना ही है। अगर मेरा किसी चीज को मन कर रहा है तो कर लो, बाकी इतना ज्यादा कुछ ठीक है। खाना वाना नहीं बनाना पड़ता? सब्जी वब्जी नहीं नहीं। काटनी पड़ती? नहीं। अच्छा, तो ठीक है। देश की माताओं से मेरी अपील है कि अपनी बच्चियों को थोड़ा सा समय दे दें। अब ये ना कहें कि ठीक है, काम वाम करना ज़रूरी है, लेकिन जब वो पढ़ रही है तो फिर आप देख लीजिए, अंशुल बता रही है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं था। अच्छा, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे, राइट? यस। जो पढ़ाया जाता था वो ही प्रिपेयर कर रखे थे नोट्स। ये यस कितने सर। कितनी मदद की आपके हैंड रिटन नोट्स? आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि नहीं यार, मैं वहीं से पढ़ लेती हूँ, ऐप से सर के हैंड आउट तो होते हैं? क्या रिवीजन के लिए आपने अपने ही नहीं नोट्स को सर, चुना? उससे मतलब अच्छे से मेरे से तो मैं अपनी बताऊं, मेरे से नहीं होता कि मैं फोन को लेके ही ज्यादा उससे उसी से रीड करूं। हैंड मैं अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाती हूँ स्टार्टिंग से ही। और फिर जैसे स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो जाता है कि क्लासेस 5-6 घंटे, उसके बाद फिर फोन से ही नोट्स रीड करना, तो वो मैंने नहीं इतना करा। तो आप फ़ोन नोट से ही फ़ोन कर। का कितना यूज़ करती हैं आप? फोन का सर सोशल मीडिया? जो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा तो कुछ नहीं है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज देखनी हो तो मैं कर लेती हूँ, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है, ऐसा नहीं है। क्या कोई मूवी लेकिन आपने देखी अभी हाल ही में? फिलहाल वैसे मैं मूवी की इतनी शौकीन नहीं हूँ सर कि मूवी देखूं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं देखी है मैंने, कभी कभार देख लेती कोई वेब सीरीज़, मूवीज़ ये सब नहीं देखती आप? हूँ। नहीं, फिलहाल नहीं देखी है, वैसे एक आध बार कभी देख भी लेती हूँ। अच्छा। अभी अभी आपका मतलब आपका फेवरेट मतलब क्या है? आप क्या देखती हैं एंटरटेनमेंट के लिए? आप क्या करती हैं जब आप कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो? एंटरटेनमेंट के लिए सर कभी कभार जैसे लाफ्टर शेफ देख लिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यही देख। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये सब पूरे देश में देखे जा रहे हैं, ठीक है, गुड। तो अ, आप बोरियत से बचने के लिए आप कभी कभी ये सब देख लिया करती थी, राइट? ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रही होंगी, उससे पहले 1 महीना बचा होगा, तो बड़ा प्रेशर फील होता है ना? ये सर तो प्रेशर होता ही है हर एक चीज में, जब भी हम किसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि एग्जाम पास में आ रहा है, कैसे क्या होगा। मतलब तैयारी चाहे अच्छी भी हो, लेकिन प्रेशर फील होता ही है। लेकिन फिर जैसे मैंने एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था कि मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। और फिर रिवीजन मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से फिर आपका टाइम बैलेंस हो गया था? आप क्या, आपने जब एग्ज़ाम दिया तो वो तय समय सीमा में ख़त्म हो गया था, एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर लिया था? सर जैसे हम आईएफएस में संडे टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उनमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, जैसे काफी टेस्ट होते हैं संडे टेस्ट, तो फिर उनमें आ जाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कैसे नहीं। टाइम मैनेज हो गया था पेपर के टाइम पे। तो आप हमेशा संडे टेस्ट हमेशा देती थी? दिए हैं सर, एक आध बार कभी नहीं दिया होगा, लेकिन वैसे दिए ही है मैंने संडे टेस्ट। ज़्यादातर आपने दिए ही हैं। और डीपीपी भी हमेशा सॉल्व सॉल्व करती थी? आरडीपी भी हमेशा सोल्व करी है। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, इस तो
रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस हालांकि दोनों ज़रूरी है। आपकी जो ये लास्ट वीक का जो प्रेशर था एग्ज़ाम का, उस दौरान आपको क्या फील हो रहा था? आप अपने फिर से याद करिए पुराने टाइम को कि एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आपको क्या फील हो रहा था, इसको बताइए। सर लास्ट वीक में ये होता है कि जैसे हम कोई भी मतलब अगर मिड से किसी यूनिट को स्टार्ट करें कि ये टॉपिक एक बार देख लो, तो फिर ऐसे फील होने लग जाता है कि वो पीछे वाला क्या था वो दिमाग में नहीं आ रहा। फिर वो सोचते हैं कि उसको भी एक बार जाके देख लूँ। तो जो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको मैंने रीड किया और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करी कि भाई ये पता लग जाए कि वो टॉपिक मेरे को आता है या नहीं आता है। तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? शॉर्ट नोट्स बनाए थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि मतलब हर एक सब्जेक्ट के नहीं थे मेरे पास शॉर्ट नोट। मतलब आपने टोटल कितनी यूनिट आपने प्रिपेयर करी थी? सर टोटल मतलब 11-12 यूनिट कंप्लीट करी थी। वैसे तो मैंने 13 करी थी लेकिन फिर मतलब कंप्लीट 11-12 ही करी थी। उसमें से जो मतलब टॉपिक समझ नहीं आता था बाकी 1-2 यूनिट में वो मैंने छोड़ दिए थे। मतलब आपने किया सब था, कुछ यूनिट के कुछ कुछ टॉपिक छोड़ रखे थे यस सर। जो समझ में नहीं आता। अच्छा, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में थी, आप एग्ज़ाम हॉल में इस प्रेशर से जूझ रही थी, एग्ज़ाम से पहले आपको कैसा फील हो रहा था? उस फीलिंग को बताइए कि क्या होगा? सब उस समय जाते हैं, सब डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। आप अपनी फीलिंग बताइए, आप कैसे उसको डील कर रही थी? सर जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं क्वेश्चंस देखते हैं तो स्टार्टिंग में सारे नए नए ही लगते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि भाई ये तो मैंने पीवाईक्यू में सोल्व करा। मतलब क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है और अलग उनको बनाने का तरीका चेंज हो जाता है क्वेश्चंस में। फिर वो स्टार्टिंग में नए नए लगते हैं लेकिन फिर जब एक बार रीड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर चीजें समझ आने लग जाती है और फिर उसके बाद होने लग जाती आपने फिर एग्ज़ाम में एंटर करते ही कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया, ए बी सी में से? है। मैंने सी पार्ट पहले अटेम्प्ट किया था क्योंकि वो थोड़े से मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं तो इसीलिए मैंने पहले सी पार्ट करा था। सी पार्ट के बाद फिर बी पार्ट सर उसके बाद ए पार्ट। आपको कितना समय लग गया था पार्ट सी में? पार्ट सी में सर 1 घंटे से ज्यादा ही लगा था। 1 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा? ये तो सही बात है। तो आपको पार्ट बी के लिए आपने कितना समय रखा था? आपने कुछ सोचा था या फिर आप बस आप अटेम्प्ट करती रही थी? सर वैसे जैसे सोच के जाते हैं वैसे मतलब सेम हमेशा होता भी नहीं है और वो मेरे साथ भी नहीं हुआ था कि भई ऐसे करना है। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए तो फिर वो अपने आप टाइम निकलता गया। फिर जैसे मैंने सी पार्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करे तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने बी पार्ट करा उसके बाद ए पार्ट अटेम्प्ट करा। ओके। आपको ए पार्ट में आपने कितने किए थे अंशुल? सर ए पार्ट में मैंने 12-13 क्वेश्चन करे थे। मैथ्स अच्छी है क्या आपकी? ठीक है सर इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। अरे सब अच्छी है, झूठ बोल रही हो। अच्छी है इसका मतलब, जब 12 13 किए थे तो, है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छा, पार्ट ए का मतलब आप कितना ज़रूरी मानती हैं, रैंक में पार्ट ए का कितना रोल है? सर आई थिंक रैंक में पार्ट ए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर सी पार्ट में हम कोई क्वेश्चन गलत करें तो उसको कॉम्पनसेट ए पार्ट ही करता है। हम्म। और कि जैसे नेगेटिव मार्किंग हो जाए सी पार्ट में तो अगर हम ए पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर 7-8 क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं तो भी ठीक है आई थिंक ए पार्ट। ठीक है। तो आपको आपने अपने तय समय में जो अलॉटेड टाइम था उसमें आपने पेपर सारा कंप्लीट कर लिया था। जी सर। आप मॉर्निंग शिफ्ट में थी या इवनिंग शिफ्ट में? सर मॉर्निंग शिफ्ट। और आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा था? सर मॉडरेट था। मॉडरेट था। सी पार्ट में क्वेश्चन आराम से मिल गए थे आपको? जी सर। ओके, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम आपने ख़त्म किया तो फिर आपको कैसा फील हुआ? आपको लग रहा था कि हो जाएगा? ये तो सर लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन ये नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी आएगी। आपके मार्क्स कितने थे? सर 148.9। ओके। तो अंशुल, अब आप मुझे एक और बताइए कि आपको सबसे ईज़ी यूनिट कौन-सी लगती थी? सर ईजी मेरे को एनिमल फिजियो, सेल सिग्नलिंग, जेनेटिक्स
इवोल्यूशन, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी ठीक थी। स्ट्रीम क्या थी आपकी, जूलॉजी या बॉटनी? जूलॉजी। जूलॉजी, इसलिए आपको ये सारी यूनिट ज़्यादा आसान लगती थी। ओके, और आपको सबसे टफ यूनिट कौन सी लगती थी? सर टफ यूनिट मेरे को मेथड्स इन बायोलॉजी लगा था। मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उसमें आपने कुछ टॉपिक छोड़े थे इसका मतलब? यस सर। कैसे प्रिपेयर किया? जो टफ यूनिट होती है उसको कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि उसमें बार बार भूलने का डर रहता है। यस सर, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। जैसे अगर हम कुछ और रिवाइज कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में उस यूनिट को भी रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपका जो डीमोटिवेटिंग टाइम था कभी पढ़ाई करते वक्त, कभी ऐसा लगा हो, उस समय आप कहाँ से मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था? सर डीमोटिवेशन जब होता था या फिर जैसे फ्रेश एयर में वॉकिंग कर लेती थी या फिर मोटिवेशनल क्यूट्स पढ़ लेती थी, बस यही था, ज्यादा तो कुछ नहीं। ओके, तो आप इस समय आपका क्या प्लान है कि आप आगे क्या करने वाली हैं? सर आगे पीएचडी में एनरोल करने की सोच रखी है। पीएचडी में एनरोल करने की सोच रखी है, कहाँ से सोचा है ये अभी डिसाइड किया है? ये अभी डिसाइडेड नहीं है सर। ओके, ठीक है। अंशुल, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर यही मैसेज देना चाहूंगी कि कंटिन्यूटी मेंटेन करो, डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, या फिर रीड करो अपने नोट्स को और अच्छे से प्रिपेयर करो। कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब क्या होता है? जैसे सर यही है, सुबह उठना, रात को लेट तक ना जागना और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करना, बस यही, और ज्यादा तो कुछ। ओके, ठीक है अंशुल, तो आप बड़ी डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ में, शायद इसलिए आपको इतनी सफलता मिली है। और ये अंशुल बाकी स्टूडेंट्स को भी सलाह देती हैं कि उनको भी यही करने की ज़रूरत है, ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो थैंक यू एक सर। एक एक जो मंत्र देना चाहें, एक कि बच्चों को ये कर लो तो तुम्हारा नेट निकल जाएगा, वो एक लाइन आप क्या बोलना चाहती हैं? आई थिंक सर, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और कंसिस्टेंट वे में काम करो तो फिर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, ये आपका मंत्र है कि ये अगर आपके पास है तो फिर आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा, कोई भी एग्जाम होने में ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सो थैंक यू अंशुल, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक। आगे भी मौका मिलेगा, जब आप कुछ करने लगेंगे फिर हम आपको बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बच्चों, ये अंशुल थी और ऑल इंडिया रैंक 8वीं इन्होंने हासिल करी है सीएसआर एग्ज़ाम में। आप इनको सुन रहे थे और इनसे आपने देखा कि कितनी बातें सीखने को मिलती हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। इन सारी बातों के साथ आज का ये इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। अगले इंटरव्यू में हम किसी नए स्टूडेंट के साथ मिलेंगे और आपको यहाँ पर बता रहे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।